नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं द झकास। आपका स्वागत है इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हर शनिवार प्रतीक तिवारी के साथ। पहली खबर पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ देता हूं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो शहर में चुनाव है क्या, और खौफ फैला है दोनों ही खेमों में, क्या तीसरे खेमे का दबाव है क्या। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन इसकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है, कौन क्यों किसका साथ दे रहा है, ये सारी गतिविधियां बहुत तेज हो चुकी हैं। चलिए आपको बिहार विधानसभा चुनाव के में पार्टियों की गतिविधियों का विश्लेषण समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया है। एनडीए की इस अलायंस ने नीतीश को अपना सीएम उम्मीदवार भी बताया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के सीएम उम्मीदवार उनके बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन एनडीए अलायंस के नीतीश कुमार के साथ नहीं। चिराग ने कहा है कि वो अपने उम्मीदवार बीजेपी की किसी उम्मीदवार के साथ नहीं उतारेंगे, लेकिन जीडीयू के प्रत्याशी के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे। इसका साफ साफ यह मतलब होता है कि बीजेपी ने राज्य में दो पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, नीतीश की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी। देखना यह होगा कि इसका नतीजा क्या आता है, लेकिन बीजेपी इसका फायदा लेते हुए हमें दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने कांग्रेस सीपीआई-एमएल के साथ महागठबंधन किया है। वैसे इस बार सबका टारगेट यादव और मुस्लिम वोटर्स ही हैं, तो देखना यह होगा कि लेफ्ट पार्टियां इसमें क्या करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम भी इस बार बिहार चुनाव में है, जो मुस्लिम वोटर का पत्ता नीतीश कुमार की पार्टी से, तेजस्वी यादव की पार्टी से काट सकती है। वैसे तो बीजेपी के पास हिंदुत्व नाम की एक प्रोपेगेंडा हमेशा तैयार रहता है राज्य सरकार या फिर विधानसभा चुनाव में, लेकिन बिहार में इसका नतीजा कुछ खास नहीं दिखता है। इसकी वजह से बीजेपी ने अपना छोटा भाई जेडीयू को इस चुनाव में बना दिया है ताकि उन्हें फायदा मिल सके। बहरहाल चुनाव में मिला जुला परिणाम यह होगा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सत्ता पक्ष की ओर से जबरदस्त भावनात्मक रंग दिया जाएगा और विपक्ष इस पर मौन समर्थन के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। पर इन सब का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा यह बाद में ही पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इस कोरोना काल के अंदर यानी सो कॉल्ड पैंडेमिक में चुनाव कैसे कराता है। उन वोटरों को क्या जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उन वोटरों को क्या जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। ईसी ने यानी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखें तो नहीं बताई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की इस असंवेदनशील घटना पर उनकी कार्रवाई देखते हुए बड़ा दुख होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को दबाने और ढांकने की कोशिश की। ऐसे कई मामले आते हैं जब उत्तर प्रदेश पुलिस वैसे तो बताती है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई जंगल राज नहीं रह गया है, अब राम राज्य की सरकार है, राम राज्य की सेना उत्तर प्रदेश पुलिस में शासन और सुशासन लाएगी। लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि हमारा समाज कितना क्रूर हो चुका है, कितना निर्दयी हो चुका है। ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को हम धरपकड़ नहीं कर पाते, उन्हें पकड़ के जेल में नहीं डाल पाते। हाथरस की इस घटना के बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में दुष्कर्म की संगीन घटनाओं की खबरें सामने आई। सब जगह की कहानी एक सी ही है। जैसे मामला तूल पकड़ता है, पुलिस प्रशासन घटने से होने से इनकार कर देती है, फिर यह साबित करने की कोशिश में लग जाती है कि अरे भाई दुष्कर्म तो हुआ ही नहीं है, झूठे आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया। पीड़िता के घर वालों को उसका चेहरा तक देखने को नहीं मिला। क्या पता वो किसकी लाश थी, उसकी बेटी की थी या किसी और की। मानवता के लिए उन्होंने राख इकट्ठा कर ली, अस्थियां एक साथ रख दी, लेकिन परिवार ने कहा है कि वो इसका अंतिम संस्कार या फिर प्रवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। एक्यूज्ड यानी आरोपियों के लिए उत्तर प्रदेश में रैलियां भी निकली।
ठाकुर ठाकुर समाज के लोगों ने और बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसके पक्ष में रैली निकाली। एक्यूज यानी आरोपियों ने जेल से तो पत्र भी लिख डाला। उन्होंने कहा है कि भाई साहब वो निर्दोष हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि लड़की तो उनकी अच्छी मित्र थी जिसका पता माँ और भाई को चल गया था, इसलिए माँ और भाई ने मिलकर लड़की को तोड़ डाला, अधमरा कर डाला, यानी वो इनकी दोस्ती के खिलाफ थे। बहरहाल हाथरस में घटी इस घटना में एसआईटी जांच के नतीजों का सबको इंतजार रहेगा, मगर अभी ऐसी कई बातें प्रकट हैं जो पुलिस प्रशासन को संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता, ये स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। शाहीन बाग में लगातार 100 दिन से CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, जिसकी वजह से शाहीन बाग मार्ग 100 दिनों से बंद था। इस वजह से लोगों को तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मामले में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय न्यायपीठ ने यह फैसला सुनाया है और कहा है कि लोकतंत्र और असहमति दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रदर्शन एक डेजिग्नेटेड जगह या फिर इलाके में होना चाहिए। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कोर्ट ने शाहीन बाग से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो वो लोगों को वहां से हटा सकती थी। अगर ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालतों में आता है तो इन पर फैसले लेने पर थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कोर्ट हर पन्ने हर पहलू को ध्यान से समझता और देखता है, तभी यह फैसला ले पाता है। अब बात करते हैं फेक टीआरपी की खबरों की। मुंबई पुलिस की कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस के स्पेशल क्राइम ब्रांच सेल से एक खबर बताई है। स्पेशल क्राइम ब्रांच सेल ने यह पता किया है कि फेक टीआरपी नाम का एक फॉल्स रैकेट चल रहा था। इस रैकेट का नाम था फॉल्स टीआरपी। ये रैकेट करोड़ों का राजस्व, यानी ये रैकेट करोड़ों का रुपया कमाता था फॉल्स टीआरपी दिखा के, लोगों को बेवकूफ बना के। इस मामले में परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी को मुख्य आरोपी बताया है। रिपब्लिक टीवी ने इस मामले में अपनी भूमिका न जताते हुए ये कहा है कि वो फॉल्स टीआरपी नाम की कोई चीज नहीं करते थे और परमवीर सिंह के खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन मामला भी डाल दिया। चलिए आपको बताते हैं कि टीआरपी या फेक टीआरपी होती क्या है। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये रेटिंग पॉइंट BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपको समझाने के लिए एक आंकड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में 20 करोड़ टीवी सेट्स हैं। इन 20 करोड़ टीवी सेट्स में BARC ने 40,000 लोगों के घरों में टीवी सेट्स में एक पैरामीटर, एक मीटर लगा रखा है। ये मीटर टीआरपी नोट करते हैं, व्यूज नोट करते हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य चैनलों का भी पर्दाफाश किया है, जिनका नाम फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा है। ये दोनों चैनल पैसे देके घरों में चैनल चलवाते थे। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है और 8 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। मुंबई पुलिस ने इस रैकेट की जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार को दे दी है। उन्होंने दावा किया है कि ये चैनल रेटिंग वाले घरों में 400 से 500 रुपए देकर टीआरपी हासिल कर देते हैं। ये मामला काफी संवेदनशील है। आप और हम व्यूअर्स हैं, हम टीवी देखते हैं, हम तय करते हैं कि टीआरपी क्या है। अगर इसमें कोई चैनल अपनी टीआरपी खुद बढ़ाता है और एडवर्टाइजर्स को खुद बुलाता है तो ये एक संवेदनशील मामला है। हमारी अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है, हड़ताल की। ये कोई हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश की पावर कट स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में हड़ताल की है, उन्होंने पावर कट किया है। किसी किसी इलाके में तो 20 से लेकर 24 घंटे तक पावर कट रही। यहां तक ऊर्जा मंत्री के इलाके में भी पावर कट रहा। अगर हम सोशल मीडिया देखें, खास तौर पे ट्विटर, तो लोगों की दिक्कत और परेशानियों का एक तांता सा दिखेगा।
इतनी सारी समस्या है, समाधान करें तो क्या करें? ऊर्जा मंत्री दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कह रहे हैं कि आप आके हमारी मदद करिए बिजली विभाग चलाने में, क्योंकि बिजली विभाग के लोगों ने तो धरना प्रदर्शन कर दिया है। दूसरे डिपार्टमेंट से लोग आ भी रहे हैं, कहीं कहीं तो पुलिस के अधिकारी जाके बिजली के तार बना रहे हैं, खंभे खड़े कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को कहना है कि सरकार का एक तानाशाही रवैया दिख रहा है, इस कारण से सरकार ने बिजली विभाग का निजीकरण करने का फैसला किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2018 में हुए समझौते को सरकार पालन नहीं कर रही है। ये भी बताएं कि 5 अप्रैल 2018 को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने और सरकार के बीच एक ऊर्जा प्रबंधन के साथ समझौता किया गया था। इसमें कहा गया था कि सरकार बिजली विभाग के निजीकरण के किसी भी फैसले को लेने से पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों का विश्वास लेकर ही ये काम करेगी, यानी उनकी बात सुनकर ये काम करेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली कट से कोई भी ऐसा इलाका है जो अछूता नहीं रह गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी गौतम बुद्ध नगर से बलिया यानी उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर तक इसका असर देखा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कब कर्मचारी वापस आएंगे और पावर कट नॉर्मल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें वो भी बताएं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो और बाकी के एपिसोड नहीं देखे हो तो दिए हुए इस लिंक पर जाइए और उसे भी देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।